हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फ्यूजन ऑफ male gametes with female gamete। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो ये इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन, ये कंप्लीट होता है अलग अलग प्रोसीजर में, यानी कि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर हमें ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम अगर उन इवेंट्स की बात करें, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज completed in the following steps। ठीक है, तो वो स्टेप्स बेसिकली कौन कौन से हैं, देखो उनमें जो फर्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है वो है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि पोलिनेशन के दौरान जो पोलिन ग्रेन थे वो कहाँ आके गिरते हैं, स्टिग्मा पे आके गिरते हैं, दैट इज पॉलिनेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि पोलिन ग्रेन बेसिकली ट्रांसफर हुए हैं कहाँ से कहाँ, एंथर टू स्टिग्मा। अब हमें क्या देखना है कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो पहला स्टेप होता है, तो वो जो पोलन और पिस्टल इनके बीच में एक पर्टिकुलर इंट्रैक्शन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है उसके अंदर हम देखेंगे कि फिर वो पोलन ग्रेन इंट्रैक्ट करने के बाद में वो फिर जर्मिनेट कैसे होते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा, और पोलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल में एंट्री कैसे करेगी, एंड देन आगे की फिनोमेना होती है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहला इवेंट यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग इवेंट्स हैं, उनमें से जो हमारा फर्स्ट इवेंट है वो क्या है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो हमारे सामने क्या आता है इस इंट्रैक्शन के दौरान, कि पोलन जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो हम इसको एक डायग्रामेटिकली देखें तो ये मान लीजिए हमारी क्या है, स्टिग्मा, और ये है स्टाइल। ये क्या है, स्टिग्मा, और ये है स्टाइल। अब इसके ऊपर डिफरेंट वेराइटीज के क्या के गिर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं। तो अब इनमें से जो स्टिग्मा यानी कि पिस्टल होता है उसके पास अपने राइट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है, तथा और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उन जो राइट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको पहले तो रिकॉग्नाइज करेगी, देन उनको प्रमोट करेगी फॉर पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स के बारे में। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पोलन रिजेक्ट हो गया, ये पोलन भी रिजेक्ट हो जाता है, एंड देन ये पोलन आगे जर्मिनेट होगा और क्या बनाता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिस्टल है वो खुद डिसाइड करती है कि उसके लिए कौन कंपैटिबल और कौन इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पिस्टल है, यानी कि और जो ये पिस्टल की स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, तो पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पोलेन्स होंगे वो हमारे सामने आएंगे, तो ये दो टाइप के पोलन आएंगे। ठीक है, एक तो होता है राइट टाइप पोलन, ठीक है, और दूसरे जो पोलन होते हैं वो होते हैं रॉन्ग टाइप। ठीक है, राइट टाइप पोलन का मतलब क्या हुआ और रॉन्ग टाइप पोलन का मतलब क्या हुआ वो हम यहाँ देखेंगे। देखो राइट टाइप पोलन के अंदर जो रहता है ये वो पोलन होते हैं राइट टाइप जो कि हम बोल सकते हैं कंपैटिबल है, कंपैटिबल पोलन होते हैं। ठीक है, और जो रॉन्ग टाइप के पोलन होते हैं इनको हम इनकम्पैटिबल पोलन बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो राइट टाइप पोलन होते हैं उनको पिस्टिल क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, इनको पिस्टिल क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, एंड उनको प्रमोट करेगी फॉर पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स के लिए। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट मतलब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना एंड पोलन ट्यूब की एंट्री होना ओव्यूल के अंदर, ठीक है। जबकि रॉन्ग टाइप पोलन जो होते हैं उनको पिस्टिल जो होती है वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा एंड pistil reject the pollen by preventing pollen germination। वो ना उनको वहाँ पे क्या करने देगी, जर्मिनेट भी नहीं होने देगी। तो इस तरीके से जो पिस्टिल है उसके पास एक पूरी की पूरी इन सारी चीज़ों को करने की एक एबिलिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो अब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे सामने जो एक प्रॉपर डेफिनेशन आती है पोलन पिस्टिल की वो आती है कि जितने भी इवेंट्स हैं, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil इंट्रैक्शन। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। और पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की जो ये फिनोमिना होती है, इट इज अ मेडिकेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। दूसरी चीज जो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है वो एक किस तरह की फिनोमिना है, तो आप बोलोगे इट इज अ डायनेमिक फिनोमिना, डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि डायनेमिक प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय, या तो वहां पे वो प्रमोट करेगी और या फिर इनिबिशन ऑफ द पोलन, ठीक है। या तो वो पे जर्मिनेशन और या फिर इनिबिशन करेगी पोलन्स को जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब क्या है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन जो है, इस फिनोमेना को काफ़ी सारे बॉटनिस्ट और काफ़ी सारे जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी यानी कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स इन मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को, ठीक है। इवन इन compatible pollinations to get desired hybrids, ठीक है। हमें अगर
जो हम चाहते हैं या वांटेड जो हमारे लिस्ट में है या जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की वैरायटी अगर प्लांट ब्रीडर चाहते हैं तो वो पोलन पिस्टल की ये जो फिनोमिना होते हैं इसको वो क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट, यानी कि इसको वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो वो किस तरीके से होता है अगर हम उसकी बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो ये टेक्निक कंप्लीट की जाती है। तो उस टेक्निक को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई वाले बोले तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की मैनिपुलेशन करने में। क्यों? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वैसे तो ये जो आपका टॉपिक है ये क्या कहलाता है, जो इस तरह की जो फिनोमिना कंप्लीट की जाती है उसको क्या बोला जाता है, प्लांट ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, जो कि आपके 9th चैप्टर के अंदर आएगा। लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं यहाँ देती हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है। एक जो ब्रीडर होता है, प्लांट ब्रीडर, ठीक है, वो क्या करता है, इंटरेस्टेड है, इट्स इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग different species and often genera to combine, किसके लिए, desirable character to produce commercially किसके लिए, सुपीरियर वैरायटी के लिए, सुपीरियर वैरायटीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दो डिफरेंट स्पीसीज, इंटरेस्टेड होते हैं क्रॉसिंग करने में, किसमें डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है या जेनरा, उन दोनों को कंबाइन करेंगे और डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ एक सुपीरियर वैरायटी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग करवाने के लिए जो हमारे पास मेथड रहता है, इस तरीके की सुपीरियर वैरायटी को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं, ये सारा काम आर्टिफिशियली मेथड से होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक और टॉपिक आ गया यहाँ पे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले हम इसके बारे में देखें। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो पहली चीज तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज द वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्रोग्राम। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की सबसे बेस्ट अप्रोच माना जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब करवाना है तो उसके लिए हमें श्योर होना पड़ेगा कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है वो हमारे डिजायरेबल पोलन ग्रेन के साथ ही हो रही है या नहीं, यानी कि जो हम चाह रहे थे वही जो प्लांट है और वही जो पोलन ग्रेन्स है वो, या वही स्टिग्मा जो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, वही यहाँ पे एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं ही नहीं। तो ये इसके लिए श्योरिटी होना बहुत जरूरी होता है। तो हम बोल सकते हैं इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट it is important
to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination। पहले तो इस चीज़ के लिए हमें श्योर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एक तो ये चीज़ का श्योरिटी होना ज़रूरी है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन के साथ ही हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी श्योर होना ज़रूरी है कि जो स्टिग्मा है ये भी क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब है कोई और तरह के अनवांटेड पोलन ग्रेन्स तो ना आ जाए उसके ऊपर, अनवांटेड पोलन ना आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की श्योरिटी के लिए कि सिर्फ डिजायर्ड पोलन ग्रेन हो और स्टिग्मा भी क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, इसके लिए इन दोनों चीज़ों के लिए हमें दो बेसिक टेक्निक्स होती है जिनको फॉलो करना होता है। पहली जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, ई मस्क्यूलेशन। ठीक है, ई मस्क्यूलेशन। और जो दूसरी टेक्निक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनता है कि बैगिंग और इमस्क्यूलेशन क्या है, तो हम अभी इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि बैगिंग क्या चीज़ है, सॉरी इमस्क्यूलेशन। पहले हम देखेंगे इमस्क्यूलेशन। इमस्क्यूलेशन के अंदर हम दो कंडीशन रहती है। पहली कंडीशन इमस्क्यूलेशन के अंदर है क्या कि इफ जो फीमेल पेरेंट है बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अगर फीमेल पेरेंट के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो कि किस तरीके से हमारे सामने आएगा, हम अगर फ्लावर को बनाएं तो इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारे पास फ्लावर है। ठीक है, और इस फ्लावर के अंदर हम बना रहे हैं इस तरीके से, हमारे पास ये जो प्रेजेंट है ये तो है हमारे पास पिस्टिल, और हम यहाँ बना देते हैं इस तरीके से, हमारे पास क्या है, ये है स्टेमन्स। ठीक है, तो हमें पहले तो इस चीज़ के लिए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ हमारे सामने, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर bud before the anther dehiscence। ठीक है, using a pair of forceps is necessary। ठीक है, तो इस तरीके की हमें श्योरिटी देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हमें क्या देखा कि ऐसे फिनोमिना में हम लोग क्या करते हैं कि हम रिमूव करेंगे किसको, जो एंथर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इन एंथर को रिमूव कब करना है, जब एंथर में डेहिसेंस की फिनोमिना नहीं है, इनकी बर्ड स्टेज में हम इनको अगर रिमूव कर देते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इमस्क्यूलेशन बोला जाता है। अब जो फ्लावर है, इन दोनों को हटाने के बाद जो हमारे पास फ्लावर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमस्क्यूलेटेड फ्लावर बोला जाता है, और इस फिनोमिना को इमस्क्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये तो था इमस्क्यूलेशन। और अब देखते हैं बैगिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो ये हमारे पास फ्लावर है, इमस्क्यूलेटेड फ्लावर,
ठीक है। इमस्कुलेटेड फ्लावर में हमारे सामने जो बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, इस तरीके से कार्पेल प्रेजेंट है, क्योंकि हमने यहाँ से किसको हटा दिया, जो एंथर थे उनको तो हमने क्या कर दिया, रिमूव। तो ये जो फ्लावर है इसको क्या बोलते हैं, इमस्कुलेटेड फ्लावर। क्या बोलते हैं इनको, इमस्कुलेटेड फ्लावर। अब इस मस्कुलेटेड फ्लावर को हम कवर करेंगे किसके थ्रू, एक बैग से, ताकि कोई बाहर से जो पोलन ग्रेन ना आके गिर जाए। ठीक है, जो हम वांटेड पोलन ग्रेन चाह रहे थे सिर्फ वही आके गिरे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस फ्लावर को एक बैग से क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो इमस्कुलेटेड फ्लावर have to be covered with a bag। ठीक है, और जो ये बैग होता है वो एक सूटेबल साइज का भी होना चाहिए, तो बैग ऑफ ए सूटेबल साइज। ठीक है, और ये जो बैग होता है वो जनरली किसका बना होता है, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर का बना होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है कि ये बैग को हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, और ये किसको कवर करते हैं, स्टिग्मा को। ठीक है, अब क्या है कि व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर, जब वो मैच्योर हो जाती है, अटेन करती है रिस्पेक्टिविटी, ठीक है, तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया जाएगा एंड देन इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंथर पे। ठीक है, ऑफ मेल पेरेंट से कलेक्ट करेंगे और फिर कहाँ पे डस्ट कर दिया जाता है, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर इनको क्या कर दिया जाता है, वापस से फेंक दिया जाता है, इनके ऊपर इनकी डस्ट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ जो फिनोमिना है उसको फिर क्या कहा जाता है, रीबैग्ड फिनोमिना बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि व्हेन द स्टिग्मा of bagged flower attain रिस्पेक्टिविटी, यानी कि वो कंप्लीट क्या होगी, मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि वहां से बैग को हटाएंगे, और बैग को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, पहली चीज मैच्योर हो चुकी है, देन हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे कौन से, जो डिजायर्ड हमारे पास पोलन ग्रेन्स रहते हैं उनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, यानी कि मेच्योर पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे डिजायर्ड, जो हमारे पास डिजायर्ड मेच्योर पोलन ग्रेन्स को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम मेल पेरेंट से। ठीक है, और उसके बाद हम वहां से कलेक्ट करके क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा उसको क्या कर देंगे, डस्टेड कर देंगे, डस्टेड ऑन दी स्टिग्मा। तो डायग्रामेटिकली देखिए तो ये फिनोमिना कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगी। मान लो इस तरीके से ये एक फ्लावर है जिसका हमने क्या किया, बैग को हटाया है। बैग को हटाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये फिनोमिना है ये इस तरह की, उसके ऊपर हम लोगों ने डिजायर्ड क्या डाल दिए, पोलन ग्रेन्स डाल दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स जो हम चाहते थे। तो अब हम देखेंगे जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ आके गिर गए, हमारे स्टिग्मा पे हम लोगों ने डस्टेड कर दिया। उसके बाद ये जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है ये क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्रो करेंगे। लेकिन अब हम ये चीज़ भी देखेंगे कि कोई और पोलन आके ना गिर जाए, तो हम यहाँ पे इसको वापस से क्या कर देंगे,
कवर कर देंगे, यानी कि पोलन ग्रेन्स को डालने के बाद में हमने इस फ्लावर को वापस से एक बैग से क्या कर दिया, कवर कर दिया। और ये जो फिनोमिना हमारे सामने रहती है, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, रीबैग्ड बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जब ये फ्लावर है, इस फ्लावर को हमने क्या कर दिया, फ्लावर्स आर रीबैग्ड, सॉरी रीबैग्ड। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि ये फ्लावर क्या हो चुके हैं, रीबैग्ड हो चुके हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पे फिर जो ये रीबैग्ड फ्लावर है, ये फिर आगे क्या करेंगे, फ्रूट जो डेवलपमेंट इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लावर्स क्या कर दिए, रीबैग्ड कर दिए, एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बैगिंग और रीबैगिंग दोनों फिनोमिना कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि बैगिंग क्या है। बैगिंग के अंदर तो हमने इमस्क्यूलेटेड फ्लावर को बैग से कवर कर दिया, फिर डिजायर्ड पोलन ग्रेन उसको डाल के वापस से उसको बैग से कवर कर दिया ताकि अदर पोलन ग्रेन्स उस पे आके ना गिर सके। अब ये तो बात थी जब फीमेल जो पेरेंट था वो क्या था, बाइसेक्सुअल था। जो सेकंड कंडीशन थी कि इफ जो फीमेल जो पेरेंट है, अब वो कैसा है, प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें याद रखना कि इमस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। ठीक है, देयर इज अ नो नीड फॉर मस्कुलेशन, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें एंथर को रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बैगिंग की जाएगी। ठीक है, दो नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन, देन द फीमेल फ्लावर buds are bagged before the flower open। ठीक है, अब स्टिग्मा जैसे ही इसमें भी रिस्पेक्टिव हो जाएगी। when stigma becomes respective, then जो pollination होगा is carried out using the desired pollen and the flower क्या हो जाएगा, वापस से रीबैग्ड कर दिया जाएगा। बाकी की फिनोमिना सेम टू सेम है। इमस्कुलेशन नहीं किया, लेकिन बर्ड स्टेज पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बर्ड स्टेज के ऊपर जब फ्लावर बर्डिंग स्टेज में होगा तो उसको बैग करेंगे। स्टिग्मा जैसे ही रिस्पेक्टिविटी यानी कि मैचुरेशन अटेंड करेगी तो वहाँ पे हम डिजायर्ड पोलन से पॉलिनेशन करा के वापस से क्या कर दिया जाएगा, रीबैग्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना थी, कंप्लीट फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोला जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी देखनी होगी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनको आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका जर्मिनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पोलन जर्मिनेशन, यानी कि अगर आपको स्टडी करनी है किसकी, पोलन जर्मिनेशन की, तो ये जो फिनोमिना है वो किस तरीके से होता है, आप जितने भी जो भी प्लांट्स आपके नियर अबाउट है उनसे पॉलेंस को क्या करें, कलेक्ट करें। ठीक है, तो कुछ पॉलेंस को, जैसे कि प्लांट्स का एग्जांपल लें तो कुछ प्लांट्स हैं जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ या आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं, तो आप इन प्लांट से क्या कलेक्ट कर सकते हैं, पॉलन कलेक्ट करो, जो कि आप लैब में अपनी ये जो एक्सपेरिमेंट है करके देख सकते हो बायो लैब में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो कुछ प्लांट्स हैं
इन प्लांट्स के आपको क्या करने हैं, इन प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन है इनको क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं, और कलेक्ट करने के बाद आपको इनको ट्रांसफ़र करना है एक स्लाइड पे। ये मान लीजिए ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड पे आपने, ये क्या है, ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड पे आपने इनके जो पोलन थे उन पोलेन्स को क्या कर दिया, यहाँ पे स्लाइड के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस स्लाइड के ऊपर शुगर सॉल्यूशन भी ऐड करोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्लाइड के ऊपर हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमने क्या बनाया, शुगर सॉल्यूशन। इस शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन अबाउट 10% हम लोग इसको मान के चलते कंसनट्रेटेड होता है। इस शुगर सॉल्यूशन को हम कहाँ करेंगे, इस स्लाइड के ऊपर डालेंगे। ठीक है, अब जब ये शुगर सॉल्यूशन डालने के बाद हम इस स्लाइड को अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स के बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये स्लाइड है, इस स्लाइड पे जो आपने पोलन ग्रेन्स डाले थे उनमें आपको जर्मिनेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। आप देखोगे जो पोलन ट्यूब है वो वहाँ से निकल के इस तरीके से बाहर निकलती हुई आपके सामने नज़र आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे क्या होता नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर ये जो पोलन है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप आर्टिफिशियली अपने बायोलैब में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोलन जर्मिनेशन की क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। अब हमें देखना ये है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें स्टडी करना है पोलन के बाद जो हमारा नेक्स्ट वो है कि अब स्टिग्मा पे पोलन आ चुके हैं, और अब आने के बाद जो राइट टाइप के पोलन होते हैं, जो कंपैटिबल पोलन है, उनको क्या करवाना है, हमें जर्मिनेट करवाना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन इवेंट का, इस प्रोसेस का, सॉरी फर्टिलाइजेशन का, पहला स्टेप तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन था, और अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो हमें किसको जर्मिनेट करना है, पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करना है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन करना है तो पहले तो हमें देखना होगा कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ये कब होता है, तो आफ्टर पॉलिनेशन होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन जर्मिनेट कहाँ होते हैं, जर्मिनेट ऑन दी स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जर्मिनेशन की जो फिनोमिना है वो पहला जो स्टेप होगा इसके अंदर, उसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किस किस चीज़ को, मॉइस्ट को, एंड जो शुगर कंटेंट वहाँ पे स्टिग्मा पे प्रेजेंट होता है फ्रॉम स्टिग्मा। और सेकंड स्टेप में आप देखोगे वो फिर वहाँ से क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, स्वेल अप होने के बाद फिर आप देखते हो कि उनमें से क्या होता है, जो इंटाइन होती है, इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन वो क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, और वहाँ से ग्रोज आउट थ्रू एनी वन germ pore ऑफ एग्जाइन। और लास्ट में जो हमारे पास स्टेप आता है वो क्या होता है कि अब हम देखेंगे जैसे ही वो एग्जाइन
से जो बाहर आती है तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जर्मिनेशन की जो फिनोमेना है वो कुछ इन स्टेप्स के साथ क्या होती है, कंप्लीट होती है। इनको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरीके से देखने को मिलेगा, सपोज देन ये हम एक बड़ी सी क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इस तरीके से हमारे सामने क्या है, स्टिग्मा है और ये क्या है, स्टाइल है। ठीक है, तो स्टिग्मा पे मान लीजिए इस तरीके से ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, तो ये आके क्या गिरे, पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर इंटाइन लेयर है। ठीक है, ये हमें क्या देखने को मिल रही है, पोलन ग्रेन्स की इंटाइन लेयर। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है, पहले तो क्या करेंगे, इस जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, शुगर सॉल्यूशन या शुगर कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है, स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, शुगर कंटेंट्स। ठीक है, इन शुगर कंटेंट्स को ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके इनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो पोलन ग्रेन है इनका साइज बढ़ गया, और बढ़ने के बाद जो ये जर्म पोर्स होते हैं, इन जर्म पोर्स से जो इंटाइन है, ये इंटाइन लेयर है, वो इस तरीके से क्या आती है, बाहर आती है, और किसका फॉर्मेशन करती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पोलन है, पोलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जर्मिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जर्मिनेशन करके क्या बना रहे हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये पोलन ट्यूब बन रही है उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। देखो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर दो तरीके से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। देखो, जो पोलन ट्यूब है वो दो तरीके से हमारे सामने फॉर्म होती है। पहले जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं कौन सी कंडीशन में, मोनोसिफोनस या सिफोनस कंडीशन, और जो दूसरी कंडीशन होती है वो बोली जाती है पॉलीसिफोनस कंडीशन। ठीक है, जो पॉलीसिफोनस कंडीशन यानी कि पहले देखते हैं मोनोसिफोनस कंडीशन का मतलब क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, वन पोलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम वन पोलन ग्रेन। ठीक है, और जबकि पॉलीसिफोनस के अंदर क्या होता है, मोर देन वन पोलन ट्यूब develops from one pollen grain। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को, पॉली का मतलब भी होता है बहुत सारा, मोनो का मतलब होता है एक। अगर एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब बन रही है तो वो क्या कहलाती है, मोनो। मोनो का मतलब भी होता है वन, और पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक पोलन ग्रेन से बहुत सारी यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहे हैं एक ही पोलन ग्रेन से, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिफोनस कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल की बात कि पॉलीसिफोनस में और मोनोसिफोनस में एग्जाम्पल। तो देखो, कैप्सुला जिसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं, और जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स, इन सब के अंदर जो पोलन डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, मोनोसिफोनस होता है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली जैसे कि मालवेसी एंड जो कुकुरबिटेसी है, कुकुरबिटेसी जो फैमिली है, इनके अंदर पॉलीसिफोनस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो पोलन ट्यूब का क्या है, फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज आपको और भी याद करनी होगी कि जो पोलन ट्यूब है
इस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो पोलन ट्यूब है उनसे क्या निकलते हैं, काफ़ी एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, प्रोड्यूस एंजाइम्स which digest the tissues of the stigma and solid style, ठीक है। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो इन टिश्यूज़ को क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब जो है आगे क्या करती है, बढ़ती है, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के अंदर जाती है। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा से स्टाइल में जाने पर जो मूवमेंट होता है, या स्टाइल से आगे ओव्यूल तक का जो मूवमेंट होता है, यानी कि जो पोलन ट्यूब मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो हमारे सामने आता है कि वो जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो पोलन ट्यूब है वो किस तरीके से बाहर निकलती है। तो हम देखते हैं कि ये जो लेयर है वो एक्साइन लेयर है, और इसके अंदर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, जर्म पोर। ये क्या है, एक्साइन लेयर है, और ये क्या है, जर्म पोर प्रेजेंट है। ध्यान से समझना अभी यहाँ पे। और हमने ये बनाई इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर जब आगे ग्रो करती है और बाहर निकलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो सेल्स प्रेजेंट होती है पोलन के अंदर, अगर आपको पता है, एक बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है। तो यहाँ पे जो ये छोटी सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव सेल, ठीक है। और जो ये बड़ी सेल होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये जो बड़ी सेल है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। तो आप देखोगे पोलन ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है वो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियस लेके बैठा होता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो एंटीरियर या टिप पोर्ट पे जो क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो एंटर करता है इनटू द पोलन ट्यूब। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस होता है एंटर करता है इनटू द पोलन ट्यूब, और उसके बाद में देन इट इज फॉलोड बाय जर्मिनेटिंग सेल, जर्मिनेटिव सेल। उसके बाद में कौन एंटर करता है, जर्मिनेटिंग सेल। तो हमें जो डायग्राम देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये मान लीजिए पोलन की एक्साइन, और ये हमारे पास तीनों जर्म पोर है। और हम यहाँ देखें तो इस तरीके से हमारे पास जो बाहर निकलती है वो कौन है, ये है एक पोलन ट्यूब। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कौन सा होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और उसके बाद हम देखेंगे कि फिर जो जर्मिनेटिंग सेल है, ये जो जर्मिनेटिंग सेल है वो एंट्री करती है। तो यहाँ आप देखोगे ये तो जर्मिनेटिंग सेल आ गई, और ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो है वो क्या है ये जर्मिनेटिव सेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये जर्मिनेटिव सेल जो है वो आगे क्या करती है, जर्मिनेटिंग सेल आगे माइटोसिस डिवीजन करेगी, माइटोसिस डिवीजन करेगी, और माइटोसिस डिवीजन करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कितने मेल गैमेट बनाए इसने, दो मेल गैमेट बनाए। तो जो डायग्राम में आप देखोगे वो कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 3 सेल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। ये मान लो हमारा एक्साइन लेयर था, ये हमारे जर्म पोर हैं, और अगर आप यहाँ देखोगे तो इस तरीके से आपको जो इंटाइन एक्सटेंड हुई दिखती है। और ये मैं थोड़ी सी बड़ी सी क्या बना दी, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब के एंटीरियर पार्ट पे तो ये तो क्या दिख रहा है हमें,
वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाद दो हमें क्या देखने को मिलेंगे, ये दो पीछे क्या रहते हैं, ये होते हैं दो मेल गैमेट्स, ठीक है। ये जो दो मेल गैमेट्स होते हैं ये दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे दोनों की नॉन मोटिलिटी के ऊपर बात चल रही है, तो ये पोलन ट्यूब की हेल्प से आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और पोलन ट्यूब का मूवमेंट देखें तो वो कौन सा था, अगर पोलन ट्यूब का मूवमेंट की बात करें तो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब के अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। तो इस मूवमेंट के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, केमिकल, ठीक है। तो केमिकल्स में हमारे पास मोस्टली तो कौन सा केमिकल काम में आता है, बोरोन, और जो सेकंड आता है वो होता है कैल्शियम। मोस्टली तो हमारे पास क्या होता है, बोरोन, ठीक है। यहाँ पे जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ या पोलन मूवमेंट के लिए जो केमिकल अगर पूछा जाए तो बोरोन और कैल्शियम आंसर रहेगा। दूसरी चीज चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रहेगा, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दोनों है बेस्ट कंडीशन है किसके लिए, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए, जिसके अंदर जो पोलन ट्यूब क्या करेगी, आगे मूव करती है, ठीक है। पोलन ट्यूब मूवमेंट के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती है। दूसरी चीज़ जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है इसके अंदर जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब शो करती है एपिकल ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ शो करेगी, एपिकल ग्रोथ शो करती है, क्योंकि एंटीरियर पोर्शन से ही वो क्या करती है, बढ़ रही है, जहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है वो किसकी तरफ होता है, यानी कि जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट towards synergid cells due to calcium and boron inositol sugar complex, ठीक है। तो इसकी वजह से वो किसकी तरफ मूवमेंट करेगी, सिनर्गिड सेल की तरफ मूवमेंट करती है। फिर अगर हम देखें इसके अलावा पोलन ट्यूब के बारे में, तो पोलन ट्यूब की डिस्कवरी पे क्वेश्चन पूछा जाए तो पोलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय तो आंसर आएगा GBME किसमें किया था, पोर्टुलिका प्लांट के अंदर डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट पोलन ट्यूब किसमें मिलती है, लॉन्गेस्ट अगर पोलन ट्यूब पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा जियामेज यानी कि मेज प्लांट में आपको सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखें कि जो आगे पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसके बाद यानी कि हम लोगों ने नेक्स्ट जो स्टेप आता है, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करवा दिया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, यानी कि पहले हमने क्या करवाया है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन करवा दिया, ठीक है। दूसरा हमने जर्मिनेशन करवा दिया एंड पोलन ट्यूब का क्या करवा दिया, फॉर्मेशन हो गया। जर्मिनेशन का जो रिजल्ट होगा वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा।
थर्ड पॉइंट जो रहता है वो रहेगी, अब पोलन ट्यूब की एंट्री करवानी है हमें। कहाँ पे? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, और आप बोल सकते हो एम्ब्रियो सैक में भी। ठीक है, तो पहले तो हम किस में देखेंगे, ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो किस तरीके से एंटर करती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, फिर देखेंगे एम्ब्रियो सैक में कैसे करती है, ये आगे की बात है। पहले तो हम देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब बनी है वो ओव्यूल के अंदर किस तरीके से एंटर करेगी। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब है वो फाइनली एंटर करती है ओवरी में, और जब ओवरी के अंदर जाता है तब तक, यानी कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से हमारे सामने आएगा। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, और इसके बाद में आती है ओवरी। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे इस तरीके से ये पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन जब इस तरीके से ये पोलन ट्यूब आगे मूव करती है, ये क्या है, पोलन ट्यूब ने मूव किया, तब तक आप देखोगे कि यहाँ पे जो ओव्यूल है वो क्या हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। मैच्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, ओव्यूल के मैच्योरेशन से मतलब है कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो चुका है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। और ये क्या है, जो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ओव्यूल। ठीक है, और किसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो है वो क्या है, ओवरी। ठीक है, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। अब पोलन ट्यूब को पहले किस में एंट्री करनी है, ओव्यूल में, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और फिर हम एंट्री देखेंगे एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से करता है। तो सिंप्लीफाई, जो एंट्री है जो पोलन की, यानी कि जो पोलन ट्यूब एंटर करेगी, पोलन ट्यूब enters in the ovary at that time ovule जो होता है become mature। मैच्योर का मतलब वो क्या बना चुका होता है, अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर चुका होता है। ठीक है, तो मैच्योर ओव्यूल जो है वो क्या कैरी कर रहा होता है, यानी कि आप लिख सकते हो ए मैच्योर ओव्यूल in which embryo sac has also matured, यानी कि वहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लियस की स्टेज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ओव्यूल के अंदर हम देखते हैं एंट्री, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 3 paths for the entry of pollen tube। ठीक है, इन ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर करने के जो टोटल कितने मेथड है, 3 मेथड है। इनमें से जो फर्स्ट मेथड हम देखें, उस फर्स्ट मेथड को बोला जाता है प्रोगेमी। ठीक है, तो प्रोगेमी में क्या होता है बेसिकली, पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। पहले हम ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ओव्यूल डायग्राम हमारे सामने कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या है, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक, इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग, 2 सिमर्गिड सेल्स और फिलीफॉर्म एपरेटस। इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, ये जो प्रेजेंस है वो किसकी है, एम्ब्रियो सैक की है। ये जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, चैलेजा, और ये जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमारे सामने है। अब हम देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री किस तरीके से होती है। तो जो पोलन ट्यूब मोस्टली जब आती है तो वो इस तरीके से आएगी, और आके कहाँ एंट्री करती है, वो माइक्रोपाइल रीजन में ही अपनी एंट्री दिखाती है। इस तरीके से वो, और अंदर क्या लेके आ रही होती है, 2 मेल गैमेट्स। तो ये क्या है,
दो मेल गैमीट्स है और ये हमारे सामने क्या है, पोलन ट्यूब है। ठीक है, तो आप जो प्रोगैमी है इसके अंदर आप क्या देखते हो कि जो पोलन ट्यूब है, यानी कि इस मेथड में आप पोलन ट्यूब enters into the ovule through the micropyle region। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री जो है वो कौन से रीजन से हो रही है, माइक्रोपाइल रीजन से हो रही है। तो इस तरीके का जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोगैमी बोला जाता है। दूसरी चीज, ये जो मेथड है वो मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स में वो देखने को मिलता है। स्पेसिफिक बात करें तो कैप्सेला के अंदर भी अगर आप देखोगे जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है वो कैसी होती है, प्रोगैमी टाइप से होती है। प्रोगैमी का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे एंट्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो माइक्रोपाइल रीजन से हो रही है। ठीक है, सेकेंड हम देखें जो मेथड है पोलन ट्यूब का, वो रहता है चेलेजोगेमी। ठीक है, चेलेजोगेमी में क्या होता है, हम ओव्यूल को डायग्राम बनाते हैं। पहले इस तरीके से हमने ओव्यूल को ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल का अगर आपको ये वाला पार्ट पता है इसको हम क्या बोलते हैं, चेलेजा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी ओव्यूल की वो इस रास्ते से होगी, यानी कि अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक, 3 एंटीपोडल सेल है, 2 पोलर सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई और इस तरीके से। तो यहाँ आप देखोगे जो एंट्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है, चेलेजल रीजन से हो रही है। देखो ओव्यूल में चाहे वो कहीं से भी एंटर करे पोलन ट्यूब, लेकिन जब एम्ब्रियो सैक में एंट्री की बात आती है तो वो हमेशा सिनर्गिड रीजन से ही देखने को मिलती है। और ये अपने साथ 2 मेल गैमेट्स को भी क्या कर रहे होते हैं, कैरी कर रहे होते हैं। 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, पोलन ट्यूब। तो ओवरऑल पोलन ट्यूब जो कहाँ से एंटर कर रही है, चेलेजल रीजन से एंटर कर रही है। तो चेलेजोगेमी में क्या होता है, पोलन ट्यूब एंटर into the ovule through the चेलेजा। कहाँ से एंटर कर रही है, चेलेजा। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बेट्यूला एंड जुगेलस, ये 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने, वॉलनट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे चेलेजोगेमी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले केस के अंदर अगर आप देखोगे तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल रीजन से, और अब जो पोलन ट्यूब एंटर कर रही है वो कहाँ से कर रही है, चेलेजा से। अब जो थर्ड मेथड हमारे सामने आता है वो कौन सा है, थर्ड मेथड जो रहता है उसको हम बोलते हैं मीजोगेमी। ठीक है, तो मीजोगेमी के अंदर आप देखोगे ओव्यूल के अंदर एंट्री किस तरीके से हो रही है। ये हम पहले ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी ओव्यूल जब हम बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारे सामने ओव्यूल बन गया। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंट्री है वो कहाँ से होगी, तो ये आपको पता है रीजन कौन सा होता है, ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, चेलेजा बोला जाता है। इस रीजन को माइक्रोपाइल बोला जाता है। और ये जो आपको लेयर्स देखने को मिलती है इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोला जाता है। और ये इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के थे, एक आउटर इंटेग्यूमेंट्स होता है और एक इनर इंटेग्यूमेंट्स होता है। तो आप यहाँ देखोगे जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर कर रही है, इंटेग्यूमेंट से एंटर करती है। और इंटेग्यूमेंट से एंटर करने के बाद उसका जो रास्ता है वो कहाँ की तरफ होएगा, वो एम्ब्रियो सेक में तो वो एंटर कहाँ से करेगी, सिनर्गिड रीजन से ही करती है। लेकिन ओव्यूल के अंदर आप देखोगे एंट्री जो वो कैसे देखने को मिलती है, वो इंटेग्यूमेंट से मिलती है और वो भी 2 गैमेट्स के साथ, 2 मेल गैमेट्स लेके आ रही है।
तो आप यहाँ पे मीजोगेमी में देख सकते हो, तो मीजोगेमी में आप बोलते हो कि जो पोलन ट्यूब है एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट्स। किसके थ्रू कर रही है? इंटेगुमेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा हमारे पास पिस्टेकिया एंड पॉपुलस। ठीक है, इस तरीके के जो हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं जहाँ आप देखोगे कि जो एंट्री है ओव्यूल की वो इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जो एंट्री है ओव्यूल में 3 तरह से हो सकती है, मीजोगेमी, दूसरी कौन सी थी? चेलेजोगेमी, और एक कौन सी थी? प्रोगेमी। इसमें जो मोस्ट कॉमन तो है वो कौन सी होती है? प्रोगेमी होती है। यानी कि अगर हम बात करें एक ओव्यूल की, तो ओव्यूल के अंदर एंट्री जो है वो 3 रास्ते से हमें ओवरऑल देखने को मिलती है। मान लो ये ओव्यूल है और ये इंटेगुमेंट्स लेयर में बना रही हूँ ओव्यूल की। ठीक है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आ रही है, ये मान लीजिए ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है, अब इस ओव्यूल के अंदर बड़ा सा क्या बैठा होता है? एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर 3 तो एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग, 2 सिनर्गिड सेल्स और फिलिफॉर्म एपरेटस। इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। अब हमें देखना है पोलन ट्यूब कैसे कैसे एंट्री करती है। देखो, पहला जो रास्ता है पोलन ट्यूब का वो सीधा माइक्रोपाइल रीजन से होता हुआ जाता है। इस तरीके से वो कैसे एंटर करेगी? 2 मेल गैमेट लेके वो माइक्रोपाइल में एंटर करेगी और एम्ब्रियो सैक में कहाँ से एंटर करती है? ओव्यूल में। दूसरा जो रास्ता है वो इस तरीके से होगा, वो एंटर कर रही है चेलेजल रीजन से, और चेलेजल रीजन से एंटर करते हुए वो कहाँ एंट्री करेगी? अब एम्ब्रियो सैक में तो सिनर्गिड रीजन यानी कि एग एपरेटस से ही करेगी। ठीक है, तीसरा जो रास्ता है वो है इंटेगुमेंट्स के थ्रू। तो इस तरीके से वो इंटेगुमेंट्स में आके और फिर इस तरीके से सिनर्गिड रीजन में हो जाती है। तो इस तरीके से 3 रास्ते हैं हमारे पास, जिसके अंदर आप देखोगे कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर वो इंटेगुमेंट से कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा थर्ड मेथड था जिसको हम मीजोगेमी बोलते हैं। ठीक है, मीजोगेमी में वो कहाँ से एंटर करती है? इंटेगुमेंट से, इंटेगुमेंट से। ठीक है, और फिर ये जो हमारा फर्स्ट मेथड था इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोगेमी। और प्रोगेमी में वो कहाँ से एंटर करती है? माइक्रोपाइल रीजन से। ठीक है, और ये जो रीजन था उसको जो चेलेजल रीजन से होती है चेलेजोगेमी। ठीक है, तो वो कहाँ से एंटर करती है? चेलेजा से एंट्री करती है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे ओव्यूल में पोलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में अगर आप देखोगे जो पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है वो कौन से रीजन से हो रही है? ये जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। ठीक है, एग एपरेटस से ही होती है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो यही है कि अब हमें देखनी है जो एंट्री है ऑफ पोलन ट्यूब ओव्यूल में, तो वो तीनों रास्ते से आ चुका है, मीजोगेमी, प्रोगेमी या चेलेजोगेमी। लेकिन जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगी इनटू एम्ब्रियो सैक में। किस तरीके से एंटर करती है? ठीक है, तो पहले तो हम एम्ब्रियो सैक की बात करें। एम्ब्रियो सैक क्या है? एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। मैं डायग्राम आपको पहले भी बना चुकी हूँ इस तरीके से, कार्पेल, और ये अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ओव्यूल में हमें एक बड़ा सा एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है इस तरीके से। तो हम इस एम्ब्रियो सैक को अगर लार्ज करके देखें तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा? ये मान लो एक एम्ब्रियो सैक है, तो इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स तो क्या होती है? एंटीपोडल सेल होती है, एंटीपोडल सेल है।
ठीक है, और कितनी है, नंबर 3 है, और तीनों की तीनों ही क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। फिर अगर आप देखोगे इसके अंदर 2 क्या प्रेजेंट है इस तरीके से, पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके अलावा एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग, ठीक है, और एग के साथ जुड़ी हुई रहती हैं 2 सिनर्गिड सेल्स। ये जो 2 है वो कौन सी सेल्स होती है, सिनर्गिड सेल्स, ठीक है। ये नंबर में कितनी होती है, 2, और ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। एग भी जो है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और जो पोलर न्यूक्लियस, हमें इस तरीके से न्यूक्लियर या पोलर सेल बोल सकते हैं, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, एक एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एम्ब्रियो सैक के अंदर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस भी देखने को मिलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। इस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 7 तो आपको सेल्स देखने को मिलती है, और 8 क्या देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 7 सेल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या आ रही है, 3 तो एंटीपोडल सेल है, 1 एग है, और 2 सिनर्गिड सेल्स है, और प्लस एक क्या है, पोलर सेल है। तो आप इन सबको ऐड करते हो तो हमारे पास जो सेल का नंबर आता है वो कितना है, 7, यानी कि 3 तो क्या है, एंटीपोडल, ठीक है, एक पोलर सेल है, 2 क्या है, सिनर्गिड सेल है, और एक क्या है, एग है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने हो गए, 7। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस 3 तो एंटीपोडल के, प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 1 एग का न्यूक्लियाई है, और 2 सिनर्गिड सेल का न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर काउंट करते हो तो हमारे पास टोटल नंबर कितने आते हैं, 8। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 7 सेल और 8 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो एग एपरेटस है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोला जाता है एग एपरेटस, इसको बोलते हैं एग एपरेटस। तो जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब की एंट्री भले कहीं से हो, पोलन ट्यूब चलेजा से आ रही हो, पोलन ट्यूब चाहे माइक्रोपाइल रीजन से आ रही हो, पोलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से आ रही हो, कहीं से भी पोलन ट्यूब आ रही हो, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर जब भी वो एंटर करेगी तो कहाँ से करेगी, वो एग एपरेटस से ही करेगी, ठीक है। यहाँ से पोलन ट्यूब की क्या होती है, एंट्री होती है। पोलन ट्यूब यहाँ से हमेशा क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। तो अब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, कैसे करेगा, कौन गाइड करता है, और एंटर करने के बाद फर्टिलाइजेशन की जो फिनोमिना है वो किस तरीके से होगी, ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।